रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। हम लोग ने अभी तक कितने हीट ट्रांसफ़र देखे? कंडक्शन, कन्वेक्शन। अभी ये तीसरा मोड है हीट ट्रांसफ़र का, रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या है ऐसा कि देखो, हर बॉडी जो है अपने अंदर से कुछ एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वही है हमारा रेडिएशन, ठीक है। और इसे अगर कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर है तो इट विल एमिट रेडिएशन, ठीक है। अब आता है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। देखो, अगर मीडियम प्रेजेंट हो, का प्रेजेंट होना ज़रूरी है कंडक्शन कन्वेक्शन में, पर रेडिएशन में अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, अगर तो ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब ये मीडियम में भी हो सकता है और विदाउट मीडियम भी हो सकता है यहाँ मीडियम का कोई ऐसा नेसेसिटी है नहीं। अब देखो कि हमारा जो कंडक्शन था वहाँ पे ड्राइविंग पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस था। जितने भी हीट ट्रांसफ़र के मोड है उन सब में ड्राइविंग पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अब दिक्कत क्या है इसमें, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि डेल्टा टी, क्यू कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब यहाँ पे ऑर्डर में क्या रहेगा, तो कंडक्शन के केस में ऑर्डर जो है, पावर जो होता है डेल्टा टी का, वो 1 होता है। कन्वेक्शन में ये डेल्टा टी का पावर 1 होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फोर्स कन्वेक्शन में, अगर फ्री कन्वेक्शन में हम लोग आते हैं तो ये डेल्टा टी टू द पावर 1.25 हो जाता है, ठीक है। और लैमिनार में, टर्बुलेंट में डेल्टा टी टू द पावर 1.3। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा एच ए डेल्टा टी का जो एक्सप्रेशन होता है कन्वेक्शन के केस में, अगर फोर्स कन्वेक्शन है तो एच के टर्म में, एच हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय द हेल्प ऑफ नसेल्ट नंबर, और नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर और प्रेंडल नंबर। ना ही रेनॉल्ड नंबर में कोई डेल्टा टी का टर्म आता है, ना ही प्रेंडल नंबर में। तो इट मीन्स कि न्यूसेल्ट नंबर में कोई डेल्टा टी का टर्म नहीं आएगा। न्यूसेल्ट नंबर में डेल्टा टी का टर्म नहीं आएगा तो एच में कोई डेल्टा टी का टर्म नहीं आएगा। तो एच ए डेल्टा टी, तो सिर्फ डेल्टा टी का पावर 1 है, तो फोर्स कन्वेक्शन में डेल्टा टी आ रहा है। लेकिन वहीं फ्री कन्वेक्शन में क्या हो जाता है कि न्यूसेल्ट फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है कि देखो, यहाँ हमने लिखा भी है, और रेडिएशन में तो टेम्परेचर टू दी पावर 4 चलता है। जब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखेंगे तो वहाँ ये 4th पावर आएगा, ठीक है। और ये फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन वाला क्या है वो हम इधर और डिटेल में बता दे रहे हैं। फोर्स कन्वेक्शन में देखो, न्यूसेल्ट नंबर एच जो है नसेल्ट नंबर से निकलता है, फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, प्रेंडल। रेनॉल्ड नंबर का एक्सप्रेशन ये है, यहाँ कहीं डेल्टा टी का टर्म नहीं आया। प्रेंडल नंबर का भी एक्सप्रेशन है, डेल्टा टी का टर्म नहीं आया। तो नो डेल्टा टी टर्म्स इन एच, बट इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन इन द एक्सप्रेशन ऑफ एच, हमारे एच में भी डेल्टा टी का टर्म मिल जाता है। तो एच ए डेल्टा टी होता है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो जब एच में भी डेल्टा टी का टर्म आएगा तो फ्री कन्वेक्शन के केस में ये डेल्टा टी टू द पावर 1 तो नहीं होगा, कुछ और होगा, इसलिए ये 1.25 है। लैमिनार के केस में 1.33 है, टर्बुलेंट के केस में। क्यों? क्योंकि जो ग्राशॉफ नंबर होता है, नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ फ्री कन्वेक्शन, ग्राशॉफ और प्रेंडल, और ग्राशॉफ नंबर के एक्सप्रेशन में डेल्टा टी का टर्म आता है। तो ये लैमिनार कंडीशन में हम लोग ए का वैल्यू 1/4 होता है। तो अब जो कुछ लोग ने कन्वेक्शन वगैरह नहीं पढ़ा होगा तो उतना डीप में नहीं जाना है, बस ये जान लेना है कि हमने लॉजिक बता दिया क्यों ये डेल्टा टी टू द पावर 1 फोर्स कन्वेक्शन में क्यों डेल्टा टी टू द पावर 1 है, और फ्री कन्वेक्शन में क्यों डेल्टा टी टू द पावर 1 नहीं है, ठीक है। अब आता है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। देखो, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र को समझने के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज हैं, ठीक है। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स फोटॉन थ्योरी, ठीक है। अब एक सवाल दिया हमने मैथमेटिक्स का किसी को, ए और पर्सन बी, पर्सन ए पर्सन बी ने उसे 2 अलग अलग तरीके से बनाया, और तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर
लास्ट में सेम ही आएगा, आप प्रोसेस कोई भी यूज करो। तो वही मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से चाहे हम रेडिएशन को स्टडी करें, चाहे प्लैंक्स के थ्योरी से हम लोग रेडिएशन को स्टडी करें, अल्टीमेट रिजल्ट हम लोग को सेम मिलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम लोग इंजीनियर्स जो हैं, एज ए थर्मल इंजीनियर अगर हम बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को ही प्रेफर करते हैं। और ब्लैक बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे हम लोग फोटोन थ्योरी के डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस ब्लैक बॉडीज़ के को पढ़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। मेजरली ये जब न्यूक्लियर फिजिसिस्ट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन कुछ नहीं है, एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दुनिया का हर वो चीज़ 0 केल्विन से ऊपर है वो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। तो रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव का क्या होता है? वेव इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वेवलेंथ एज वेल एज इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेवलेंथ लैम्डा, इसका यूनिट क्या होता है? माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, ये सब तो पता ही होगा। तो अब डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को अगर हम एक स्केल पर देखें तो वी गेट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें हमें सभी चीज़ों को नहीं स्टडी करना है, ठीक है, जिसमें हम सभी रेंज ऑफ रेडिएशन को नहीं स्टडी करना है। हमारा फोकस जो होगा ये 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻2 के पार्ट वाले रेडिएशन पे ही हमारा मेजर फोकस होगा क्योंकि हम लोग एज ए थर्मल इंजीनियर जो भी रेज पढ़ेंगे वो इन्हीं। अच्छा एक मिनट, सबसे पहली बात तो इधर वाले जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है। वेवलेंथ ई बराबर एच न्यू होता है प्लैंक के थ्योरी से। ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी आता है। तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा कम हो रहा है इस साइड तो एनर्जी ज़्यादा होगा। देखो कॉस्मिक रे, एक्स रे और गामा रे। एक्स रे हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक्स रे का वेवलेंथ कम है। कम वेवलेंथ है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी को पेनेट्रेट कर जाता है जब हम अपना एक्सरे कराने जाते हैं, सिवाय हड्डी को छोड़ के। तो हड्डी का फोटो आ जाता है हमको, ठीक है। हाई एनर्जी पेनिट्रेट इंटायर ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट बोन्स। तो बोन्स का पिक्चर मिल जाता है हमको कहाँ फ्रैक्चर है। अब देखो हमारा फोकस 10⁻⁻1 से 10⁻2 इधर भी नहीं होगा ना इधर होगा। कुछ हम लोग कुछ वेवलेंथ्स को स्टडी करेंगे, कुछ पार्ट अल्ट्रा वायलेट का स्टडी करेंगे, फिर विजिबल का स्टडी करेंगे और इंफ्रारेड का स्टडी करेंगे। पूरा अल्ट्रा वायलेट भी नहीं। हाँ, तो हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है, इसको याद रखने का तरीका है कि यूवी को स्टडी करना है। युवराज सिंह तो सम पार्ट ऑफ यूवी रेज स्टडी करेंगे, कुछ विजिबल लाइट्स को स्टडी करेंगे, और इंफ्रारेड कंप्लीट विजिबल लाइट, कंप्लीट इंफ्रारेड, और कुछ पार्ट यूवी रे का, ठीक। अब देखो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। तो रेडिएशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्यूम में होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ देखने वाला बात यह है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी मीडियम में हम लोग देखें, देखो वैक्यूम में तो वो लाइट के स्पीड से प्रोपोगेट करेगा, ऊपर मीडियम में बात करें तो यहाँ पे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब स्पीड जो है रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो रिड्यूस कर जाएगा। जनरली ग्लासेस में देखो 1.5 डेंसली पैक होते हैं ना, तो स्पीड ऑफ लाइट विल गेट रिड्यूस। अब देखो क्वांटम थ्योरी यही होता है, ई बराबर एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। ये सब बताने का जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो द ऑप्टिकल लॉ। जो ऑप्टिकल लॉ है मतलब इट में रिफ्लेक्ट, में ऑब्जॉर्व, में स्कैटर, जो भी सारे ऑप्टिकल लॉ हैं इनको ये फॉलो करेगा। अब रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, देखो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के केस में हमारे पास मीडियम का पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देर आर 2 वेज। नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम में भी हम रेडिएशन स्टडी करते हैं, और पार्टिसिपेटिंग मीडियम मतलब मीडियम इज़ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, ठीक है। मीडियम मतलब हमारा पार्टिसिपेट कर भी मतलब 2 तरह के। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब मीडियम डज नॉट अफेक्ट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, यहाँ मीडियम अफेक्ट रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। तो कैसे इफेक्ट करता है? जैसे सपोज करो कि कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मीडियम पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मीडियम में कोई मॉलिक्यूल्स है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जाएंगे
और मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, उनका कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हीट ट्रांसफ़र रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें हमको अभी स्टडी नहीं करना। आप अगर हायर स्टडीज में जाओगे एमटेक फ्रॉम थर्मल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पार्टिसिपेटिंग मीडियम में रेडिएशन को पढ़ना है, ठीक है। अभी जो भी हम एनालिसिस करेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग मीडियम का ही करेंगे। रेडिएशन जो सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। हाँ, देखो ये रेडिएशन जो भी हो रहा है सरफेस से हो रहा है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस के अंदर है, ये भी कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, लेकिन इसका रेडिएशन सरफेस तक आते आते तक किल हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं ना, ठीक है। और ओपेक बॉडी के लिए हमारा ट्रांसमिसिविटी ज़ीरो होता है, जो भी होगा रिफ्लेक्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा अंदर लाइट। नॉन ओपेक में ये लाइट ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से इंसिडेंट किया कुछ रेडिएशन, कुछ रिफ्लेक्ट किया, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा। ओपेक में ये ट्रांसमिशन वाला पार्ट ज़ीरो होता है, ठीक। लाइट एनर्जी का कुछ पार्ट, रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, तो इन जनरल अगर एनर्जी का इक्वेशन हम लिखें तो क्यू आई बराबर क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टाउ। जो भी इंसिडेंट हुआ वो एनर्जी ऐसा थोड़ी कि कहीं वेस्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। और इस पूरे इक्वेशन में क्यू आई से डिवाइड अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आई 1 हो जाएगा, क्यू आर बाई क्यू आई, मतलब जो इंसिडेंट पोर्शन है उसका कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट किया, तो डैट विल गिव मी रो, ठीक है। रो मतलब रिफ्लेक्टिविटी, ये पोर्शन क्या देगा, एब्जॉर्बिटी, और ये ट्रांसमिटिविटी। तो अल्फा प्लस रो प्लस टाउ 1 होता है। अच्छा, ओपेक बॉडी का जब हम स्टडी करेंगे तो टाउ 0 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस रो बराबर हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ऐसा बॉडी जो अपने अंदर सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट एमिटर, इसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। अल्फ़ा 1 होता है, मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर। और बाद में जब हम किरचॉफ्स लॉ देखेंगे तो जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी है। तो ब्लैक बॉडी, अच्छा ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है, एक्चुअली में ब्लैक बॉडी कोई होता तो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हम ब्लैक बॉडी के नियर पहुंच सके। अगर किसी बॉडी, जैसे सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन पढ़ते हैं, तो ये तो कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बेंचमार्क दे देता है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडीज़ का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, देखो परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एमिटर। बाद में जब किरचॉफ्स लॉ देखेंगे तो अल्फा बराबर एप्सिलॉन आता है, वो ठीक है। ब्लैक बॉडी इज़ अ डिफ्यूज्ड एमिटर, इसका मतलब कि ब्लैक बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ब्लैक बॉडी जब अपना एमिशन करेगा तो वो सभी डायरेक्शन में करेगा, और ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा एमिशन हो रहा है तो वहीं किसी दूसरे एंगल पे ये एमिशन कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो एक डिफ्यूज इमिटर इसी को कहते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडीज़ के कुछ सबसे अगर एग्जांपल अगर कोई पूछे तो स्नो हो गया, स्नो, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हाँ, हर वो चीज़ जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, अच्छा कोई भी चीज़ ब्लैक कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर जो रेडिएशन एनर्जी फॉल करता है वो हमको विजिबल रीजन, ज़रूरी नहीं है कि सारा ब्लैक दिखने वाला बॉडी ब्लैक बॉडी होगा, ठीक है, ठीक है। अभी तो हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इन जनरल ब्लैक बॉडी, अच्छा एक ब्लैक बॉडी का एक और एग्जांपल है, स्नो हो गया, आइस हो गया, ये सब भी ब्लैक बॉडी है। एक और एग्जांपल, एक छोटा सा होल अगर क्रिएट कर दे एक आइसोथर्मल ग्रेविटी में, तो ये अंदर ही इसका हो जाएगा, ठीक है। ये एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है, स्मॉल होल इन अ लार्ज आइसोथर्मल ग्रेविटी ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी, ठीक है। हाँ, अब आता है मेन हमारा मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये हम बात अगले वाले में देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो।